हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि कल हम लोगों ने सिलेबस कवर किया था और हिस्ट्री की सारी टाइमलाइन कवर की थी, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिलेबस तो वैसे तो पुरातात्विक स्रोत से शुरू है, लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार भारत का इतिहास कितने भागों में डिवाइड है ये सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल, और फिर ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को किन किन भागों में, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भारत के इतिहास को 3 भागों में, फिर से देख लीजिए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में, आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन से हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और फिर वैदिक सभ्यता को 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आप लोग जो भी नोट्स बनाएं पहले उसमें सिलेबस को ऐड कर लें, उसके बाद टाइमलाइन को, और उसके जस्ट बाद इस चैप्टर को भी नोट कर लीजिए, तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद क्या आता है। उत्तर वैदिक काल के बाद आता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऐतिहासिक काल को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है अभी, जो पेपर 1 है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। फिर प्राचीन भारत के इतिहास को किस में डिवाइड किया गया है, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। तो ये हो गया हिस्ट्री का डिवाइडेशन। तो अब चलिए हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, और जैसा हम समझा रहे हैं आप लोग एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। प्रागैतिहासिक काल तो वह काल जिसके लिए कोई निश्चित सामग्री उपलब्ध नहीं है, मतलब जैसा वो प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहते हैं, जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, मतलब जैसे कोई किताबें वगैरह नहीं मिली, कोई ताम्रलिपियाँ नहीं मिली है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत किस पे, मतलब पूर्णतया सभ्य नहीं था, अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, मतलब मानव असभ्य थे, उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था और वो जंगलों में रहते थे जैसे आदिमानव वगैरह। तो इसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन पे हमने ये समझा दिया है। अब इस प्रागैतिहासिक काल को हमने पीछे देखा था कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल अज्ञात काल से कितने वर्ष पूर्व है, 8000 ईस्वी पूर्व। और मध्यपाषाण काल की टाइमिंग क्या है, 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। नवपाषाण काल की टाइमिंग क्या है, 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। फिर इसके बाद देख लेते हैं पुरापाषाण काल क्या है। प्रागैतिहासिक के बारे में हमने देख लिया कि क्या है, इसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। पुरापाषाण काल में क्या है, जो मानव विकास का अध्ययन त्रियुग पद्धति के आधार पर किया जाता था। पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों का ये जो मानव विकास का अध्ययन है वे त्रियुग पद्धति के आधार पर किया जाता रहा है, इसलिए त्रियुग पद्धति के आधार पर जो पुरापाषाण काल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, प्रस्तर युग, प्रस्तर मतलब पत्थरों वाला, ताम्रपाषाण काल जिसमें ताम्र और प्लस पाषाण दोनों मिले हैं, और तीसरा है लौह युग। तो लेकिन जो जॉन लुबाक हैं उन्होंने क्या किया, प्रस्तर युग को 2 भागों में बांट दिया है। तो जॉन लुबाक ने प्रस्तर युग को कितने भागों में बांट दिया, 2। एक हो गया पुरापाषाण और एक हो गया नवपाषाण काल, ठीक है। और कुछ जो विद्वान हैं वो
3 भागों में भी बांटते हैं, पुरापाषाण, निम्न पाषाण और नवपाषाण काल। लेकिन जॉन लुबाक ने कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में डिवाइड किया है। अब देख लेते हैं पुरापाषाण। तो पुरापाषाण काल से संबंधित जीवन की जानकारी हमें महज उनके उपकरणों से प्राप्त होती है, अतः इस विषय में हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है। ठीक है, अब पुरापाषाणकालीन समाज व संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। तो पुरापाषाणकालीन समाज एवं संस्कृति कैसी थी? तो सामुदायिक दृष्टि से पुरापाषाण काल एक बैंड सोसाइटी की उपस्थिति को दर्शाता है। बैंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मानो ऐसे समूह में रहते थे पुरापाषाण काल में। ठीक है, ये मानव की सामूहिकीकरण की आरंभिक अवस्था है। इस काल में मानव शिकारी एवं संग्राहक थे। आरंभ में ऐसा माना जाता था कि मानव के जीविकोपार्जन का साधन शिकार था। जो पुरापाषाण काल था उसमें मानव किस तरह के थे? कुछ मतलब बंदरों के टाइप लगते थे ना, आदि मानव। तो जो आदि मानव थे वो जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, वहीं पे अपना जीविकोपार्जन, अपना पूरा जीवन वहीं पे व्यतीत कर देते थे पुरापाषाण काल में। ठीक है, उनके जो औजार होते थे वो पत्थरों के होते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि पुरापाषाण कालीन समाज क्या है और उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका समाज कैसा था और उनकी संस्कृति कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आरंभ में ऐसा माना जाता था कि मानव के जीविकोपार्जन का साधन शिकार था, किंतु अभी कुछ नए शोधों के बाद ये पता चला कि इस काल में मानव जीविकोपार्जन के लिए जंगली उत्पादों का भी संग्रह करता था। मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए वह क्या करता था? जंगली उत्पादों का संग्रह करता था, जैसे कंदमूल हो गया और जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह हो गए जो 2-4 दिन 10-15 दिन चल सकते थे, तो उनका ये संग्रह करता था। मतलब शिकार भी करते थे और ये कंदमूल और ये फल पत्तियाँ वगैरह भी खाते थे। मध्य प्रदेश में भीम, अब इनके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? तो जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त आरंभिक चित्रों से मानव की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों का पता चलता है। जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, उन गुफाओं में ये आदि मानव ने पत्थरों से कुछ चित्र बनाए थे। उन चित्रों से पता चलता है कि इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए मैप में हमने देख भी लिया है, क्योंकि आप सभी को जैसे पता ही होगा कि जो पेपर 1 है उसमें मैपिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मतलब पहले तो 20 और 25 के उसमें, अब तो 30 नंबर का ये आता है, तो इसलिए काफ़ी वेटेज रहता है। तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रारंभिक भारत, तो मैपिंग के भी क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। अब आगे देखते हैं। इस काल में मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना निवास बदलते रहते थे। अब जैसे माना किसी स्थान पर ये मानव रुके हुए हैं, अब वहाँ पर ये शिकार करेंगे, वहाँ के कंदमूल फल वगैरह खाएंगे, तो वहाँ पर संसाधनों की कमी तो हो ही जाएगी। तो ये अपने शिकार के लिए, अपने खाद्य पदार्थों के लिए एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो मतलब ये अपना निवास बदलते रहते थे। इसलिए परिवार का जो इनका आकार था वो स्वाभाविक रूप से छोटा था और इनकी जनसंख्या क्या थी? सीमित थी। इस काल में लोग संसाधनों का प्रयोग सामूहिक रूप से करते थे। अब बताया था कि ये बैंड सोसाइटी पे आधारित थे, सब लोग एक समूह के साथ रहते थे, इसलिए इनका जो संसाधनों का प्रयोग होता था, जैसे माना एक ने शिकार किया तो अपने पूरे समूह में सबको देते थे। तो इनका जो संसाधनों का प्रयोग था वह समूह रूप से करते थे। इनके समाज में समानता की भावना प्रबल थी। अब जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें क्या है? लोग बहुत भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच का, गरीब का, अमीर का। लेकिन जो पुरापाषाण कालीन मानव था, इनमें समानता की भावना थी। सब लोग एक समान तरीके से रहते थे, अपने संसाधनों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। लेकिन इनमें जो मुखिया तंत्र जैसी कोई पद्धति नहीं विकसित थी। मतलब ये नहीं था कि कोई मुखिया है वो जैसे जमींदार वगैरह टाइप के, इनमें ये सब नहीं होता था। सब लोग एक समान
भावना से रहते थे। फिर पूरा पाषाण काल में मानव ने अपने परिवेश से साहचर्य स्थापित किया, अतः इस काल में कला एवं धर्म के प्रति लोगों का रुझान देखा जा सकता है। बेलन घाटी के लोहंदानाला स्थान से देवी की एक मूर्ति मिली है। अब ये कुछ साक्ष्य हैं जिसके बारे में पता चलता है। तो बेलन घाटी के लोहंदानाला स्थान से देवी की एक मूर्ति मिली है। फिर महाराष्ट्र में पटनी नामक स्थान से शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है। इस पर रेखा चित्र अंकित है। तो इनसे पूरा पाषाणकालीन मानव की सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। तो हम लोगों ने पूरा पाषाणकालीन मानव के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये तो कवर कर लिया। सबसे पहले क्या देखा, प्रागैतिहासिक काल, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। पुरापाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस पुरापाषाण काल को जॉन लुबाक ने, ये जो पुरापाषाण काल है इसे त्रियुग पद्धति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, प्रस्तर युग, ताम्रपाषाण, लौह युग। और जो ये प्रस्तर युग है इसको जॉन लुबाक जी ने फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ विद्वान इसे 3 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। जो तीसरे पार्ट का नाम है वह निम्न पुरापाषाण काल, लेकिन जॉन लुबाक जी के द्वारा पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल इसमें डिवाइड किया गया। पुरापाषाण काल क्या है, इनमें आदि मानव के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, आदि मानव के बारे में जानने को मिलता है, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका समाज कैसा था। तो अगर पूरा इसका कंक्लूज़न निकालें तो पूरा पाषाणकालीन मानव क्या था, ये एक बैंड सोसाइटी, इनकी मतलब जो सोसाइटी थी वो बैंड सोसाइटी के रूप में आधारित थी। और ये आदि मानव थी, ये अपना मतलब जो समाज था वो सामूहिक रूप से व्यवस्थित किए हुए थे। ये लोग जो संसाधन इकट्ठे करते थे वे एक दूसरे के साथ बांटते थे। इनका जो शिकार था, जो इनकी जीवन था वो मतलब शिकार पे आधारित था। और ये अपने शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, ठीक है। और ये अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए जंगली उत्पादों का संग्रह भी कर लिया करते थे। इनमें समानता की भावना प्रबल थी, मुखिया तंत्र जैसी कोई पद्धति नहीं थी। तो ये 5-6 पॉइंट हो गए, ठीक है, जो याद करने लायक हैं। और नोट्स तो बना लीजिए। अगर ये पता है, जैसे माना ये पूरा कवर कर लिया, ये और ये, फिर 1-2 बार इसको पढ़ लिया तो फिर अपने आप आंसर लिखने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत समझ अच्छी से आ ही जाती है। अब देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच जो एक संक्रमण की अवस्था है उसे मध्य पाषाण, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। जो पुरा और नव मतलब पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल होलोसीन युग से संबंधित था। किस युग से, होलोसीन युग से संबंधित था। इस काल में जलवायु शुष्क होने लगी थी तथा उपकरणों की बनावट में भी अंतर देखने को मिलने लगा था। पूरा पाषाण काल से थोड़ा सा आगे मानव की स्थिति के बारे में जानने को मिलता है। मध्य पाषाण काल संस्कृति से उपकरण विकास के कई चरण मिलते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या थे, लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। और मध्य पाषाण काल में क्या थे, उनके मतलब जो उपकरणों की बनावट थी उसमें थोड़ा डिफरेंट आ गया था। जैसे जो इनकी 3-4 अवस्थाएं मिली। जैसे प्रथम अवस्था में क्या था, सामान्य उपकरण थे, अज्यामितीय उपकरण, मतलब ज्यामिति का मतलब क्या होता है, टिग्नामेट्री टाइप के, जैसे कि न तिकोने न गोलाकार न कुछ, बस ऐसे ही इस टाइप के औजार बिना किसी नाप वाप के बनाए गए थे। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, थोड़े से बेहतर अवस्था में उपकरण मिले। इनमें क्या होता था, ज्यामितीय उपकरण आते हैं, जैसे इस शेप के उपकरण मिलेंगे, इस शेप के उपकरण मिलेंगे, ठीक है। और तृतीय में क्या हुआ था, थोड़ा और विकसित मृदभांड के साथ ज्यामितीय उपकरण। इसमें मृदभांड भी मिले हैं और इनके साथ साथ उपकरण भी मिले हैं। वस्तुतः तीसरी अवस्था सबसे विकसित अवस्था थी। और जो ये तीसरी अवस्था है ये क्या थी, सबसे
विकसित अवस्था थी। मृत भांडों का प्रचलन नवपाषाण काल की समान विशेषता तो थी, किंतु मध्य पाषाण काल संस्कृति से जुड़े कुछ स्थलों से भी मृत भांड के साक्ष्य मिलते हैं। वैसे ये माना जाता है कि जो मृत भांड हैं वो सिर्फ नवपाषाण काल से मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के स्थल हैं, वहाँ से भी हमें कुछ मृत भांड मिले हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, बेलन घाटी में चौपानी मांडो तथा गुजरात में क्या है, लंगनाज। ये क्या है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। जैसे मैपिंग में क्वेश्चन आ जाता है, नाम दे दिया कि ये पॉइंट दे दिया और बोल दिया कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण। तो जैसे अगर हम लोगों को पता है कि बेलन घाटी में ये गुजरात में क्या है, ये लंगनाज, तो यहाँ से क्या मिले, मृत भांड। तो इसके बारे में हम लोग 20-25 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस काल में तकनीकी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप तीर कमान का विकास हुआ। इस काल में क्या, तीर कमान का भी विकास हुआ। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने की कला भी विकसित हुई। इनसे खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी तथा खाद्यान्न उपलब्धता ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। जब अच्छे उपकरण आएंगे, मृत भांड आ गए और तीर कमान आ गए, मछली पकड़ने की कला आ गई, तो इनसे क्या हुआ कि खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी। जब खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी तो जनसंख्या वृद्धि भी थोड़ी संभव हो पाई। यही वजह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाण काल से जुड़े स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई। फिर क्या हुआ, जब संसाधन बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, तो यहाँ पर जो स्थल थे वो भी बढ़ गए, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो रहेंगे ज़्यादा। जब ज़्यादा स्थान पर रहेंगे तो स्थल तो मतलब ऑफिशियली बढ़ ही जाएंगे। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल, कुछ ये स्थल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे स्थल क्या है, ये पेपर 1 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ऐड कर लिया था। जैसे पहला है चौपानी मांडो बेलन घाटी में, दूसरा है महागरा, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तीसरा है कोल्डीवा, चौथा है प्रतापगढ़, लंगनाज, सराय नहर, महादह। देखो महादह और महागरा में डिफरेंस है। आदमगढ़, भीमबेटका, बागौरा, राजस्थान। मध्य पाषाण काल में नियमित रूप से पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि मध्य पाषाण कालिक स्थलों से प्राप्त पशुओं की हड्डियां जंगली किस्म की हैं, किंतु मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से पालतू पशु के साक्ष्य मिलते हैं। पर यह अनुमान लगाया गया है कि पशुपालन की दिशा में कदम उठाए गए थे। मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि यहाँ पे मानव ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू, मतलब बहुत संख्या में पालतू बना देते हैं। बस ये है कि हाँ, उन्होंने एक कदम उठाया था, शुरुआत की थी। जैसे गर्त चूल्हों का पाया जाना ये दर्शाता है कि अब नियमित रूप से भोजन पकाया जाने लगा था। इसके अतिरिक्त सराय नहर, राय और महादाह से स्थायी निवास बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब सराय नहर में और महादाह में स्थायी निवास के साक्ष्य भी मिले हैं। अब कुछ मैपिंग में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट स्थलों के नाम इंडिकेट कर दिए। जैसे ये क्या है, बिहार में क्या है, चिरांद, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, ये तो इसे याद करने के लिए कर लिया था। उत्तर प्रदेश में क्या है, कोल्डीवा, नागरी, बाघौरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ऐसे नोट्स के साथ अगर मैपिंग में हम लोग ये इम्पॉर्टेंट ये जो प्लेसेस हैं इनको कवर करते चलेंगे, तो जो मैपिंग आती है पेपर 1 में वो देखते देखते पढ़ते पढ़ते अपने आप कवर हो जाएगी। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। कल हम लोग नवपाषाण काल संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, और अगर टाइम रहा तो फिर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात मैं ये भी बता दूँ, तो मैंने कोचिंग करी है और उसकी फ़ीस एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी, 40 से 50 के की है। ठीक है, ये और मैं 1-2 साल हो गए मुझे मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी है। कोचिंग का नाम नहीं बताऊंगी। और ये जो नोट्स हैं, तो ये नोट्स एक कोचिंग के नोट्स प्लस दूसरी कोचिंग के ऑनलाइन लेक्चर, उन सभी को मिक्स करके मैंने ये नोट्स तीसरी बार बनाए हैं। पहले एक बार मैंने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं,
बहुत ज़्यादा कंटेंट था, फिर उस कंटेंट को पढ़ पढ़ के छोटा किया कि जो जो चीज़ें ज़रूरी है बस वही ऐड करें। तो ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना दिया कि बस आए यूट्यूब पे, हाँ चलो डाल दो व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सोचा चलो मेरा तो ऑप्शनल तैयार होगा, साथ में उन बच्चों के लिए जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जिनका मीडियम हिंदी है और अगर वो हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। तो अगर आपके फ्रेंड्स में, रिलेशन में अगर कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, हिंदी मीडियम है, गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं और उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतनी महंगी कोचिंग ज्वाइन करें, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अभी तो मेरा ये पहला दूसरा लेक्चर है, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इतना अच्छा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि डे बाय डे मैं अपनी पढ़ाने का तरीका है उसे मैं इम्प्रूव करूँ और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी अगर डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।